आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइज अप विद कन्नू में। हो गया। देखिए माइटोसिस क्या होता है कि हमारे बॉडी में कहीं भी चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब कि पूरे यूनिवर्स कह रहे अर्थ पे जो 99% जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस ही होता है। कि सबसे छोटा अभी तक तो हम देखते हैं सेल, जिसको हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, लेकिन उसके भी अंदर क्या है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। उस सेल ऑर्गेनल्स का भी क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनल्स जो ब्रेन जैसा काम करता है। आरएनए से प्रोटीन में भी चेंज होता है, ठीक है। तो आरएनए से प्रोटीन में जब चेंज होता है तो इसको हम ट्रांसलेशन कह देते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन, है ना। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइज अप विद कन्नू में। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आपके लिए साइंस का जो है कि क्लास शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है कि इस बार 2025 में आपको टीजीटी टीचर बना के ही मैं हार मानूंगी, है ना। तो इस सीरीज में हमने अब तक जो है कि बायो की क्लास हमने शुरू की थी, और बायो की क्लास में हम पिछले क्लास में जो है कि सेल के बारे में पढ़ लिए थे, याद है ना आप लोग को। सेल के बारे में पढ़ लिया था, उसके बाद से हमने सेल थियरी पढ़ा था, राइट। फिर सेल थियरी के बाद हमने सेल ऑर्गेनल्स पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ा था? सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स में आपको पता है कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया से शुरू किया था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में पढ़ लिया, राइबोसोम्स के बारे में पढ़ लिया, लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ लिया, सेंट्रोसोम्स के बारे में पढ़ लिया, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया, वैक्यूल्स के बारे में पढ़ लिया, है ना। और अपना प्लास्टाइड के बारे में पढ़ लिया, क्रोमोप्लास्ट के बारे में पढ़ लिया, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ लिया है, और अपना न्यूक्लियोप्लास्ट के बारे में पढ़ लिया, है ना। ये सारी चीजें हमने सेल ऑर्गेनल्स में पढ़ लिया। फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ सेल। क्या देखा था? टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल में हमने दो तरीके के जो अपने सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक, है ना, याद है आप लोगों को क्लास, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, है ना। यूकैरियोटिक क्लास सेल्स हमने देख लिया था। प्रोकैरियोटिक में हमने देखा था कि ये बेसिकली अपने क्या होते हैं कि अनडेवलप्ड सेल होते हैं। इसमें जो है कि मेनली जो हमारे बैक्टीरिया और कुछ वायरस जो है वो प्रोकैरियोटिक में आते हैं। ये जो है कि अनडेवलप होते हैं। इसमें 70S अपना राइबोसोम्स होता है। इसमें न्यूक्लियस तो होता है, लेकिन वो भी उसमें एनवलप नहीं होता है न्यूक्लियस पे, है ना। ये सारी चीजें हमने देखी थी। और अपना जो यूकैरियोटिक जो सेल्स था, इसमें यू का मतलब कि आप और मैं, मतलब कि जितनी चीजें आप देख रहे हैं, मतलब अपने नेकेड आई से आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं, है ना, वो सारा अपना क्या आ जाता था? यूकैरियोटिक में आता था। तो दोनों में डिफरेंस क्या था कि इसमें क्या है कि ये विकसित है, ये अविकसित है, ये विकसित है ना। ये हमने देख लिया था। यूकैरियोटिक में हमने देखा था कि दो तरीके के और क्या होते हैं जो है अपने सेल्स होते हैं। एक हमने क्या देखा था? एनिमल सेल्स, है ना, याद है, एनिमल सेल्स। और दूसरा हमने क्या देख लिया था? प्लांट सेल के बारे में देखा था। किसके बारे में? प्लांट सेल के बारे में। इन दोनों में हमने क्या देखा था कि लगभग सारी चीजें तो क्या है? कॉमन है। सारी चीजें अपनी क्या है? कॉमन है। सिर्फ क्या क्या हमने देखा था कि ये जो है कि क्या होता है? चौकोर होता है, और ये क्या होता है? देखने में सर्कुलर यानी कि गोल होता है। इसमें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों होता है। इसमें क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, है ना, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों होता है। और इसमें क्या होता है? सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है। इसमें अपना क्या होता है? प्लास्टाइड होता है ना, जो कि इसके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो इसको खाना बनाने के लिए, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें अपना प्लास्टाइड नहीं होता है। इसका जो है प्लांट सेल का वैक्यूल क्या होता है? बड़ा होता है, क्योंकि इनको ज्यादा पानी चाहिए ना, तो वो इसका वैक्यूल बड़ा होता है, और इसको वैक्यूल छोटा होता है, ठीक है। इसमें अपने देखा था कि सीलिया और फ्लेजला भी अपने क्या होते हैं? एनिमल सेल के पार्ट्स हैं। और लेकिन इसमें क्या है? सीलिया फ्लेजला प्लांट सेल में नहीं होते। तो ये सारी चीजें ना हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ, जो बाकी जो भी क्लासेस आ चुके हैं उसमें हमने पढ़ा दिया है, समझ लिया है, पढ़ लिया हमने। बट अगर आपको जो है कि, और फिर हमने क्या देख लिया था कि ये सारे जो है कि सेल मेम्ब्रेन्स, और सेल मेम्ब्रेन्स जो है कि प्लांट में होता है, और इसमें एनिमल में भी होता है, लेकिन इसमें जो प्लांट में सेल वॉल अपना एक्स्ट्रा हो जाता है। ये सारी चीजें ना हमने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है, कर लिया है। अगर आपको अच्छे से इसको पढ़ना है तो बाकी स्टार्टिंग से आप क्लास करिए, और इसमें लगभग आपको 60 से 70 क्लास जाएगा, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को करना बस ये है कि अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसको आपको क्या करना है? लाइक कर देना है,
सब्सक्राइब कर देना है। और जो भी आपके जानने में ऐसा कोई है जो साइंस टीजीटी की तैयारी कर रहा है या किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहा है और साइंस उसका वीक है, तो उसके पास ये वीडियो पहुंचा दीजिए कि यहाँ पे बेसिक से क्या होगा, अपना क्लास शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। हमने कल जो है कि क्या देख लिया था कि ये अपना क्या है, सेल है। ये अपना एनिमल सेल मेनली हम लोग देखे थे, या कोई भी आप सेल ही ले लेते हैं, एनिमल सेल या प्लांट सेल। अच्छा, इसमें आप लोग को यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिखती हूँ, यहाँ दिख रहा रुको, है ना, ध्यान दीजिएगा। ये जो है अपना सेल है। सेल का ब्रेन क्या होता है बताइए जल्दी। क्लास जितने लोगों ने देखा होगा उसको पता होगा कि सेल के ब्रेन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। कल हम इसका पोस्टमार्टम किए थे कि न्यूक्लियस को, अच्छा न्यूक्लियस इसको कहते हैं, लेकिन इसकी खोज किसने किया था बताइए जल्दी जल्दी बोलिए। जब बोलेंगे तभी याद होगा, रॉबर्ट ब्राउन, है ना। फिर क्या हुआ कि इसको जूम आउट किया गया, इसको जूम आउट किया गया तो इसमें देखा गया ना कि एक एक्स के जैसा, है ना, जो हमारे एक्स होते हैं, हमारे एक्स के जैसा नहीं, सिर्फ एक्स के जैसा इसमें संरचना पाया गया, है ना। इसको क्या नाम दे दिया गया, इसको क्रोमोसोम्स नाम दिया गया, याद है ना। और इसका क्या है, इसका शेप जो है किसके जैसा है, अपना सरसी पिलास के जैसा है ना, जो हमारे यहाँ होता है। और उसका यूज कौन करता है, वेल्डिंग मशीन वाले करते हैं। तो इसको खोजा कौन, वेल्डर, है ना। ये भी नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछता है। अभी यहीं तक नहीं ठहरा गया, अब साइंटिस्ट जो आए उन्होंने क्या किया कि इसको भी इन्होंने जूम आउट करके देखा, है ना जी। जूम आउट करके जो देखे तो उन्होंने इसका नाम क्या दिया, उन्होंने देखा कि डबल हेलिक एक संरचना है। क्या है, डबल हेलिक्स संरचना इसमें बहुत सारा लगा हुआ है। तो इसको इन्होंने नाम क्या दे दिया, डीएनए। और सबसे पहले किसने ये देखा था, जो है कि कार्ल्सबर्ग ने। किसने, कार्ल्सबर्ग, स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, कार्ल्सबर्ग ने। ठीक है, इसको सबसे पहले क्या है, खोजा था या फिर देखा था। ठीक है, लेकिन इसका सिद्धांत, इसके बारे में और जो है कि इसकी स्टडी किसने की, वाटसन एंड क्रिक ने। किसने किया था, वाटसन एंड क्रिक ने किया था, है ना। और इसका संश्लेषण, अगर डीएनए की संश्लेषण की बात करें तो एक जगह बस नाम आता है अपने इंडियन का, हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना, है ना, हरगोविंद खुराना। अभी ये लोग यही नहीं ठहरे, ठीक है। अब जो है कि एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसको भी जूम आउट, ये जो डबल हेलिक्स संरचना दिख रही है ना, इसको भी जूम आउट किया, है ना। तो उसका नाम उन्होंने क्या दिया कि ये जीन है। और इसको कौन जोड़ा था, जोहान्सबर्ग। याद हो गया था ना ये क्लास आप लोग को, है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए कितनी जो है कि इंटरेस्टिंग, और ये जो हमारा बॉडी बना है इसको परमात्मा ने, जो ऑलमाइटी उन्होंने कितना जो है कि कैसे बनाया है, कितना अच्छा उनका इंजीनियरिंग रहा होगा। कि सोचिए कि सबसे छोटा अभी तक तो हम देखते हैं सेल, जिसको हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, लेकिन उसके भी अंदर क्या है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। उस सेल ऑर्गेनल्स का भी क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनल्स जो ब्रेन जैसा काम करता है। उस ब्रेन जैसा काम करता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। उस न्यूक्लियस को भी जूम आउट करके देखा गया तो उसमें से क्रोमोसोम्स निकला, है ना। उस क्रोमोसोम्स को भी क्या किया गया, जूम आउट किया गया, तो उसमें से क्या देखा हमने कि डीएनए है। डीएनए को भी जूम आउट किया गया तो क्या है, उसमें देखा गया कि जीन है। और किसने किसने खोजा, ये सारी चीजें हमने देख लिया, यहाँ तक देख लिए थे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या था कि एक चीज और देखना है कि ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इसमें लिक्विड भी भरा होता है। जैसे कि ये क्रोमोसोम्स तो ऐसे भरा हुआ है, लेकिन कोई भी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे आप देखते हैं ना कि हम लोग अगर बहुत ही कोई कॉस्टली चीज, कोई सोफिस्टिकेटेड चीज हम ऑर्डर करते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा भरा रहता है ना कि वो उसको चोट ना लगे, है ना। तो ये भी क्या है, ब्रेन है। तो इसमें भी कुछ ऐसी चीजें भरी गई लिक्विड टाइप का, जिससे कि ये क्या ज्यादा डैमेज ना हो। इसको हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियोप्लास्ट। क्या कहते हैं इसको हम, न्यूक्लियोप्लास्ट।
ठीक है। और जो हम ये सेल देखे थे ना, इस सेल में भी कुछ चीज भरा हुआ है, ठीक है। इसको कहते हैं क्रोमो, इसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। सॉरी, साइटोप्लाज्म, इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। देखिए ये सेल है ना, सेल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, साइटो कहते हैं ना। सेल का जो बायोलॉजिकल नाम है वो क्या है, साइटो, राइट। और साइटो में जो प्लाज्मा भरा है, प्लाज्मा का मतलब सेमी लिक्विड जो होता है, तो उसको साइटोप्लाज्म कह देते हैं, है ना। और इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म, अच्छा प्लाज्मा होगा, न्यूक्लियस में जो भरा होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह देते हैं। और इन दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, है ना। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है कि प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आता है, तो ये पूछता है, तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है। अभी यही नहीं है, यहाँ पे ये खत्म नहीं हो रहा है। ये देखिए जो अपना ये जो अपना संरचना निकला है ना, ठीक है, इसमें ये जो है संरचना, ये अपना क्या कहलाता है, पॉलीन्यूक्लियोसाइड। क्या कहलाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, है ना। इसको क्या कहते हैं हम, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड में दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक तो अपना क्या है, फास्फोरस होता है ना, फास्फोरस। एक अपना क्या होता है, फास्फोरस होता है। और दूसरा अपना जो है कि न्यूक्लियोसाइड होता है, ये याद रखिएगा। ये देखिए न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन यहाँ पे और क्या होता है, अपना न्यूक्लियोसाइड होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो न्यूक्लियोसाइड है, इसमें भी दो चीजें होती हैं, ये याद रखना पड़ेगा आपको। एक जो है अपना क्या होता है, शुगर होता है, ठीक है। क्या होता है, अपना शुगर होता है। और दूसरा क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस। देखिए पूछता है कि सेल में या फिर अपना डीएनए में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है ना। एमसीक्यू टाइप में बना के पूछ देता है, तो नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। एलिमेंट की बात करें तो फास्फोरस पाया जाता है ना। तो देखिए ये जो है अपना पॉलीन्यूक्लियोसाइड है ना, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, इसमें दो चीजें हैं, है ना। दो चीजें क्या है, एक है अपना न्यूक्लियोसाइड और दूसरा क्या है, फास्फोरस। ये जो न्यूक्लियोसाइड्स है ना, इसमें भी दो चीजें हैं, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड्स को भी पढ़ा गया, तो उसमें भी उसको भी जूम आउट किया, तो उसमें देखा गया कि क्या है, कि शुगर है और क्या है, नाइट्रोजन बेस है। क्या है, अपना शुगर है और नाइट्रोजन बेस है ना। नाइट्रोजन बेस में भी देखिए दो चीजें मिली। थोड़ा सा इसीलिए साइंस जो है बोरिंग हो जाता है, लेकिन क्या है, आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसमें क्या होता है, प्यूरिन, अपना क्या होता है, प्यूरिन, स्पेलिंग तो दिख रही होगी आप लोग को, ठीक है। और पाइरेडिन, पाइरेडिन। अच्छा इसको याद अभी लिख लीजिए, याद अभी मैं करा देती हूँ, इसको इरेज करती हूँ, तब तक इसको लिखिए, फिर मैं याद कराती हूँ इसको, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, याद तो हो ही जाएगा क्लास में ही। अच्छा ये, हाँ ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, जो है ना अपना, देखिए शुगर, यहाँ पे आप न्यूक्लियोसाइड से पढ़िए, दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, अच्छा यहाँ से न्यूक्लियोसाइड। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए कि आपने ये देख लिया ना कि हमने जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड देख लिया। पॉलीन्यूक्लियोटाइड आप देख रहे थे ना कि ऐसे डबल हेलिक्स जो संरचना है ये बन रही है, ये अपना क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड में दो चीजें होती हैं, एक जो है अपना क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है और फास्फोरस होता है। फास्फोरस तो एक एलिमेंट है, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो न्यूक्लियोसाइड है इसमें भी दो चीजें पाई जाती हैं, शुगर है ना, और दूसरा अपना क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होता है। तो शुगर में अभी हम देखेंगे कि एक डाई राइबो होता है और एक सिर्फ राइबो, दो तरीके का, चलिए ये भी देख लीजिए, यहाँ पे दो तरीके का अपना शुगर होता है, एक जो है कि डाई राइबो और दूसरा अपना क्या होता है, राइबो, है ना। तो जहां पे डाई राइबो होगा उसी को डीएनए कह देते हैं, और जहां पे सिर्फ राइबोस होता है, राइबोज आपको पता है ना, राइबोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, ये जब हम अभी पढ़ेंगे आने वाले क्लास में तो जानेंगे कि ये सब अपने क्या है, शुगर के ही नाम है ना, कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर के नाम। तो ये जहां पे डाई राइबोस होता है उसको हम डीएनए कह देते हैं, और जहां पे सिर्फ सिंगल एक राइबोज है उसको हम आरएनए कह देते हैं, है ना। तो ये होता है। और नाइट्रोजन बेस में दो चीजें होती है, एक तो होता है अपना, वही आपको बताना चाह रही थी मैं,
कि नाइट्रोजन बेस कलर, ठीक है, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस में दो चीजें होती हैं, एक जो है अपना अभी आपने देखा कि प्यूरिन होता है, प्यूरिन, और दूसरा अपना होता है पाइरेडिमीन, पाइरेडिमीन, है ना, पाइरेडिमीन। अब देखिएगा जो प्यूरिन होता है ना, उसमें अपना एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, है ना, और पाइरेडिमीन जो होता है इसमें अपना थाइमिन और साइटोसिन होता है, ठीक है। एडेनिन और थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड होता है और ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये इसमें ये क्या है स्ट्रक्चर, और ये अपना क्या है रिलेशनशिप है इन लोग का, है ना। देखिए सिंपल सा आपको बस ये याद पूछना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसमें डबल बॉन्ड होता है और कौन किसके साथ जुड़ा होता है। तो एडेनिन और थाइमिन ये जुड़े हैं, और अपना जो है कि जी और सी एक साथ, है ना। तो ए और जी, है ना, इसको कुछ ऐसे ट्रिक से आप चाहें तो ऐसे याद ही हो जाता है ए जी टी सी, है ना। तो जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो पहले डबल बॉन्ड होगा फिर ट्रिपल बॉन्ड, तो इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर दो ना, आप लोग लिख लिए होंगे। अब देखिए जो अपना आरएनए होता है, आरएनए, जो आरएनए है ना, ये भी अपना 3 तरीके का होता है, ठीक है। आरएनए 3 तरीके का होता है, एक होता है आपका एमआरएनए, दूसरा होता है अपना टीआरएनए, टीआरएनए, और एक जो है अपना क्या होता है आरआरएनए, आरआरएनए, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जो एमआरएनए है ये क्या करता है, किसी भी चीज को, कोई भी अगर फॉरेन एलिमेंट आता है, कुछ भी आता है तो उसको पहचान करता है। जैसे एम पर क्या होता है मैसेज, मैसेज वही देता है ना जो पहचान पा रहा है ना, तो वो जा करके क्या करता है कि मैसेज देता है। तो एम आर एन ए क्या करता है पहचानता है, और टी आर एन ए क्या करता है ट्रांसपोर्ट करता है, परिवहन जैसे। और ये क्या है राइबोसोम्स, ये प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाता है। आर आर एन ए मैंने बताया था, इसी को हम राइबोसोम्स भी कहते हैं, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो देखिए थोड़ा सा मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग को थोड़ा सा एक फैक्चुअल लग रहा है, लेकिन फैक्चुअल नहीं है। आपने देखिए सिंपल सा क्या समझा, आपने देखा कि जो अपना न्यूक्लियोटाइड है ना, जो अपना पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि ऐसे डमरू जैसा निकल रहा था ना, इसको क्या स्प्रिंग, जो हम बचपन में खेलते थे, है ना। तो ये क्या है अपना पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है तो इसी में अपना क्या होता है न्यूक्लियोसाइड होता है, और अपना क्या होता है फास्फोरस होता है ना, यही तो देखा हमने। और जो अपना जो है कि इसमें अपना जो है कि क्या होता है पॉलीन्यूक्लियोसाइड और फास्फोरस, और जो पॉलीन्यूक्लियोसाइड्स है ना, तो उसमें क्या होता है अपना शुगर होता है, और क्या होता है नाइट्रोजन बेस होता है। शुगर में राइबोस शुगर होगा, और नहीं तो अपना कौन सा शुगर हो जाएगा राइबोस तो होगा तो आरएनए हो जाएगा, और डाई राइबोस है तो डीएनए हो जाएगा, है ना। फिर हमने क्या देखा कि जो नाइट्रोजन बेस है उसमें क्या होता है दो तरीके के होते हैं, है ना, प्यूरिन पाया जाता है और पिरीमेडिन पाया जाता है। प्यूरिन में हमने देखा कि एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, और अपना पिरामिडीन में क्या होता है साइटोनिन और थाइमिन होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमने क्या कर लिया है देख लिया, इतना ही अपना क्या सिंपल सा क्लास थी। फिर हमने अब आरएनए का नाम लिया तो आरएनए के बारे में भी जान लिए कि 3 तरीके का अपना आरएनए होता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, है ना। इसको हम और भी अभी माइक्रोबायोलॉजी जब पढ़ेंगे तो और भी इसमें बहुत अच्छे से और भी हम पढ़ेंगे इसको। अभी फिलहाल आपको जितना बताया है ना सिर्फ इतना याद रख लीजिए। अच्छा लगे याद, एक और चीज याद रखिए कि क्योंकि ये भी पूछा हुआ है तो इसको जान लीजिए कि देखिए कभी डीएनए है तो डीएनए जो है कि आरएनए में भी चेंज होता है, और आरएनए फिर किस में चेंज होता है प्रोटीन में, है ना, किस में प्रोटीन में। तो इसका नाम पूछता है कभी कभी,
है ना, छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं। और बेसिकली देखिए पर्पज ये नहीं है ना कि आपको सिर्फ पास करवाना, पास करवाने के बाद जब आप क्लास में पढ़ाने जाएं तो आपको सारी चीज पता होना चाहिए, ये भी एम है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि देखिए जब भी ना डीएनए से आरएनए में चेंज हो रहा है, डीएनए से आपका क्या किस में चेंज हो रहा है, डीएनए से आरएनए में जब भी चेंज हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कह देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। स्पेलिंग आई होप कि आपको याद हो रहा होगा, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कह देते हैं। और आरएनए से प्रोटीन में भी चेंज होता है, ठीक है। तो आरएनए से प्रोटीन में जब चेंज होता है तो इसको हम ट्रांसलेशन कह देते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, है ना, ठीक है। क्या आरएनए डीएनए में भी चेंज होता है, बिल्कुल होता है। याद होगा आपको कि आरएनए जो है अपना डीएनए में भी चेंज होता है। बेसिकली ज्यादातर तो यही होता है ना, डीएनए आरएनए में चेंज हो रहा था। ट्रांसक्रिप्शन अपना कब हो रहा था कि जब अपना कोरोना आया हुआ था तो उस समय जो कि आप देख रहे थे कि ट्रांसक्रिप्शन, है ना, जिसको सीटीआर आप कह रहे थे, तो सीटीआर में जो टी था उसका मतलब यही था कि ट्रांसक्रिप्शन, है ना। तो वहां पे क्या हो रहा था, डीएनए को आरएनए में चेंज करके वो देखा जा रहा था और उसके बारे में स्टडी की जा रही थी, है ना। तो आरएनए डीएनए में भी चेंज होता है तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, है ना। अच्छा, क्या डीएनए खुद के डीएनए में खुद रेप्लिकेट होता है, क्या खुद वो चेंज हो जाता है, तो बिल्कुल हो जाता है। और जिसको मैंने अभी बोल ही दिया कि रेप्लिकेट हो जाना। रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है कि जो जो था अपना फोटो कॉपी बना लेना, उसको इंग्लिश में एक वर्ड आता है जिसको हम रेप्लिकेट कहते हैं। तो डीएनए से डीएनए में चेंज होना क्या होता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। क्या होता है, रेप्लिकेशन, है ना। तो ये भी पूछ लेता है कि डिफाइन करिए रेप्लिकेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आप लोग को पता हो गया होगा, है ना। नोट कर लिया आप लोग, नोट नहीं किए हैं तो इसके लिए मैं रुकूंगी नहीं, ठीक है, क्योंकि वीडियो हो जाएगा लॉन्ग। तो करना क्या है कि आप करिए पॉज, है ना, और नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे, ठीक है। अब हमने ऑलमोस्ट पूरा जितना सेल का जितना मिनिमम पार्ट पढ़ना था हमने सब एकदम से माइक्रो लेवल पे जा करके इसकी स्टडी कर लिया, ठीक है। अब हम ये जानेंगे कि ये जो सेल है तो क्या ये डिवीजन भी होता है, और डिवीजन, सेल डिवीजन जो होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। तो सेल डिवीजन के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये भी क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है पीवाईक्यूज में। तो देखिए अब देखिए सेल के बारे में पूरा सिंथेसिस तो हमने कर लिया। अब हम देखते हैं कि सेल डिवीजन, है ना, सेल डिवीजन, है ना। तो सेल जो ये डिवीजन होता है ना, ये अपना, आप लोग को दिख शायद नहीं रहा होगा, आई एम नॉट श्योर, दैट्स व्हाई मैं इधर से लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ तो दिख ही रहा होगा, है ना। 3 तरीके से अपना होता है, ठीक है। पहला जो है अपना कहलाता है कि माइटोसिस, ठीक है। दूसरा होता है मियोसिस, है ना, माइटोसिस। और दूसरा अपना क्या होता है, मियोसिस। और तीसरा जो है होता है आपका अमाइटोसिस, माइटोसिस, है ना, ठीक है, अमाइटोसिस। तो ये प्रोसेस क्या है ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के क्लास के लिए भी। देखिए अमाइटोसिस जो होता है इसमें क्या होता है कि ये सेल है ना, ये मदर सेल है। हमने सेल थ्योरी में जान लिया था कि ऑल ऑल सेल इज मेड अप बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल हैं वो सब प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हुए हैं, है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये अपना न्यूक्लियस है, तो इसमें जो है कि न्यूक्लियस जो है कि बड़ा होने लगता है। क्या होता है, न्यूक्लियस बड़ा होने लगता है, ठीक है, न्यूक्लियस जो है बड़ा होने लगता है ना। और फिर से इस मदर सेल से फिर एक डॉटर सेल का, 2 डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। फिर ये 2 डॉटर सेल मदर में चेंज हो जाएंगे, फिर अपना ये भी चेंज हो जाएंगे, है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अमाइटोसिस का, इसको हम असूत्री विभाजन भी कहते हैं हिंदी में।
वैसे हिंदी जानने की जरूरत है नहीं क्योंकि उतना बड़ा नोट्स हो जाएगा, कोई वो है नहीं। तो अब माइटोसिस इस तरीके का प्रोसेस होता है। तो ये यूजुअली किस में होता है, जो भी अपने क्या होते हैं यूकैरियोटिक, सॉरी क्या होता है प्रोकैरियोटिक, यानी कि बैक्टीरिया बैक्टीरिया और अपना वायरस, इंग्लिश में लिख देती है, ठीक है, बैक्टीरिया एंड वायरस, इन सब में जो है कि ये होता है। ये तो अपना क्या हो गया माइटोसिस हो गया, और माइटोसिस हो गया। देखिए माइटोसिस क्या होता है कि हमारी बॉडी में कहीं भी चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब कि पूरे यूनिवर्स कह रहे अर्थ पे जो 99% जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस ही होता है, 99%, है ना। सिर्फ एक जगह पे मियोसिस होता है, जो कि आज हम जान लेंगे। तो माइटोसिस 99% होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कहीं पर भी अगर हमको चोट लग गया, है ना, चोट वोट लग गई चाहे कैसे भी, तो जिस प्रोसेस से न्यू सेल बनते हैं ना, वो सारे अपने क्या है, माइटोसिस ही कहलाते हैं, ठीक है। माइटोसिस जो होता है ना, इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं, आप लोग लिख सकते हैं माइटोसिस की 5 अवस्थाएं हैं इसका, ठीक है। पहला जो है कि आप इसका क्या होता है, इंटरफेज, ठीक है, इंटरफेज होता है, और प्रोफेज होता है, और अपना मेटाफेज, इंटरफेज लिख लीजिए, इंटरफेज, ठीक है। पहला, इसको ऐसे दिख तो रहा होगा ना आप लोग को, वहां पे थोड़ा सा ये हो रहा है, इंटरफेज। प्रोफेज दूसरा लिखिए, प्रोफेज तीसरा लिखिए आप लोग कि मेटाफेज, मेटाफेज तीसरा अपना क्या हो गया, मेटाफेज। चौथा हो गया एनाफेज, एनाफेज, और फिफ्थ अपना क्या हो गया, टेलोफेज, है ना। इसको मैं आने वाली क्लास में इसको डिस्क्राइब कर दूंगी, अभी डिस्क्राइब करूँ तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। बस आप इतना समझिए कि सेल डिवीजन 3 तरीके से होते हैं, माइटोसिस, पहले अमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, है ना। तो अपना अमाइटोसिस बैक्टीरिया और वायरस इन सब में होता है, और माइटोसिस शरीर के पूरे भाग में कहीं भी अगर क्या है रिपेयरिंग या कुछ भी सेल डिवीजन हो रहा है किसी भी वजह से, तो वहाँ पे माइटोसिस होता है। और जो है अपना मियोसिस, है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसमें आप एक इंटरेस्टिंग बात जानेंगे कि जो है कि वैसे कितने लोग को पता है, बताइए, अगर जो बेबी जन्म लेते हैं तो वो बॉय होगा कि गर्ल होगा, वो किस पर निर्भर करता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो धारणा यही है कि अगर बेबी गर्ल हो गई तो उसके लिए माँ को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, उसको कोसा जाता है, जो कि बहुत ही गलत बात है। ये तो मैं बिल्कुल इस चीज को सपोर्ट नहीं करती हूँ, बल्कि मैं विरोध करती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए फेमिनिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि बेटियां अच्छी हैं और बेटे बुरे हैं, ये अप्रोच फेमिनिस्ट नहीं कहलाता है। फेमिनिस्ट होने का मतलब है कि बेटा भी अच्छा है और बेटी भी अच्छी है, दोनों अच्छे हैं, दोनों को हमको समान रूप से सपोर्ट करना चाहिए, है ना। और दूसरी बात, लेकिन हमारा समाज जो है कि अभी क्या है कि थोड़ा अनएजुकेटेड है, अभी तो क्या वो 75 साल ही हुए हमारे आजादी को, तो और एक विकासशील देश में भी हम आते हैं, तो हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो अभी ओल्ड जनरेशन के लोग हैं उनको इतनी जो है कि है। लेकिन जो भी है मैं ऐसा कुछ कह नहीं सकती, बस कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को अब ये सोच नहीं रखना चाहिए कि बेबी गर्ल हुई तो दुखी हो जाए और बेबी बॉय हुआ तो खुश हो जाए, है ना। क्योंकि इतना तो हम सब लोग महसूस कर चुके हैं कि बेटी बेटा से कम नहीं है और बेटा भी बेटी की से कम नहीं, मतलब दोनों की जरूरत है और दोनों क्या है अच्छे हैं। इवन मेरा तो ये अप्रोच है कि बेटा बेटी या कोई भी जाति धर्म के आधार पर कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है, बहुत सारे सरकमस्टांसेस होते हैं, उसके वजह से कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा होता है। देखिए जैसे आज हम जो भी है ना, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। अगर आप प्राउड करते होंगे कि अरे मैं, मान लीजिए आप लोग में से कोई लोग बहुत रिचेस्ट होंगे, चाहे कोई कुछ भी होगा, या कोई बहुत लोअर मिडिल क्लास में होगा, तो अगर आप किसी भी बात पे प्राउड करते हैं ना, तो उस पे प्राउड नहीं करना चाहिए आप लोगों को। क्योंकि आप जो भी हैं, आपकी जो भी मानसिकता है, उसमें आपका बिल्कुल भी योगदान नहीं है। उसमें जो है कि आपका इन्वायरमेंट, आपके मम्मी पापा, आपका एजुकेशन, आपका समाज, मतलब ओवरऑल ये सारे आपके इन्वायरमेंट ने ही आपको बनाया है। मतलब हम क्या है, हम कुछ नहीं है। हम जो है कि हमारा इन्वायरमेंट जो जैसा हमारे साथ रिएक्ट किया हम वैसे ही बन गए। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है
कि हमारे समाज में ना बेसिकली क्या बोला जाता है कि अगर लड़कियों का जन्म हो गया तो माँ को, अगर एक लड़की पहली लड़की हो गई तब तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, दूसरी भी हो गई तो भी ठीक है, काम चल जाता है। लेकिन अगर तीसरी हो गई तो ये बोला जाता है कि इसको सिर्फ बेटी ही होगी, अब दूसरी शादी कर लो, बेटे पे प्रेशर दिया जाता है, या बहुत सारी, आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको सुन के और देख करके बहुत दुख होता है। लेकिन साइंस में अगर हम देखें तो बेटा हो रहा है या बेटी हो रहा है, इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार क्या है, पिता का शुक्राणु है ना। तो वो चीजें हम देखेंगे, और उसी प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से हम लोग पैदा होते हैं, मतलब कोई भी बच्चा, चाहे किसी भी एनिमल्स का बच्चा पैदा होता है, तो वो मियोसिस प्रोसेस से ही होता है, जिसको हम अर्धसूत्री विभाजन हिंदी में कहते हैं। हिंदी जानने की बिल्कुल जरूरत है नहीं, अर्धसूत्री विभाजन, इसको हम क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि इसमें ये क्या होता है। ये सिर्फ जो है कि सेक्स सेल में होता है, सेक्स सेल। ठीक है, आपको पता है कि कोई भी सेल है उसमें जो सेक्स सेल है उसमें जो फीमेल और ये मेल है, तो इसमें जो है कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, पता होगा आप लोग को, क्रोमोसोम्स। अब देखिए शॉर्ट में लिखूंगी क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, और यहाँ भी क्या होता है, 46 ही क्रोमोसोम्स होता है। तो इसमें, और इसको अगर सिंबल से नाम दिया जाए तो XX होता है फीमेल के पास, और मेल के पास अपना क्या होता है, XY होता है ना, क्या होता है, XY होता है। दिख तो रहा होगा आप लोग, मुझे उम्मीद है। ठीक, तो होता क्या है कि जब अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री यानी कि ये जो है कि 23, ये क्या क्रोमोसोम्स है, यानी कि 23 पेयर्स है ना, इसी को हम 23 पेयर्स। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन, एक बार बहुत तो छोटा सा कोई एग्जाम था, PYQ में देख रही थी, तो उसमें पूछा हुआ था कि क्रोमोसोम्स में कितने पेयर्स होते हैं, तो 23rd, ठीक है, 46 कि, और कितने होते हैं, अगर तो 46 होते हैं, 23rd होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर 23rd है तो 23rd पेयर्स में होगा, और सिर्फ ऐसे नंबर्स आप क्रोमोसोम्स पूछे तो आप 46 बता सकते हैं। तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो यहाँ पे X आ जाता है और ये X हो जाता है ना, और ये भी दो भाग में टूटता है, X में और किस में, Y में। तो देखिए इसमें कंडीशन क्या हो सकता है कि X से आकर के मिले। अच्छा, रियल लाइफ में अगर ये हो जाए, X मिल जाए तो बैंड बज जाएगी। ठीक है, और कंडीशन क्या हो सकता है कि ये X इस X से मिल जाए, है ना। और कंडीशन क्या हो सकता है कि इसका X और ये Y मिल जाए, है ना। और कंडीशन क्या हो सकता है कि ये X और ये क्या हो, ये Y मिल जाए, है ना। तो यहाँ पे अगर XX मिला है तो फिर जो बेबी होगा उसका सेक्स क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगी, और यहाँ पे जो बेबी होगा उसका सेक्स भी फीमेल हो जाएगा अगर XX है तो, और मेल अगर XY है तो यही क्या हो जाता है, मेल हो जाता है, और यहाँ पे मेल हो जाता है ना। तो आप देख रहे हैं कि मेल होगा, ये पूरी तरीके से डिपेंड हो रहा है कि जो जो मेल का Y सेक्स क्रोमोसोम्स है वो Y वाला आ करके चिपक रहा है X से कि नहीं, मतलब X और Y अगर मिलेंगे तो ही क्या होगा, मेल बेबी का जन्म होता है। तो पूरा साइंटिफिक तरीके से अगर सोचे तो बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, मेल का सेक्स हार्मोन, सेक्स क्रोमोसोम्स जो है कि रिस्पॉन्सिबल है। ये बात समझ में आ गई। तो अब आपको क्या करना है कि अगर कोई, स्पेशली दादी लोग ही ताना मारती हैं, तो अगर दादी क्या करे, ताना मारे, तो आपको समझाना है वहां पर कि नहीं, जो है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए, मेल ही है। मेल का मतलब कि वही आदमी ही, लोग ही हैं कि कौन सा बेबी होगा। ठीक है, और देखिए, और बस क्लास जो है कि वाइंड अप होने वाला, इसमें देखिए होता क्या है ना कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि ये X ना मिल करके सिर्फ एक ही X
आ जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे एक और x बढ़ जाए, या कभी कभी होता है कि यहाँ पे एक और y बढ़ जाए। ऐसा जो है कि ये इसका भी सर्च हो नहीं पाया कि ऐसा क्यों होता है, तो इसको हम एक नेचुरल फिनोमिना मान सकते हैं कि नेचुरल फिनोमिना के वजह से या किसी और वजह से होता ये है कि जब जो है कि क्रोमोसोम्स पेयर्स में नहीं मिलते हैं, कुछ अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो वहां पे अलग चीजें हो गई, तो वहां पे बीमारी का जन्म होता है जिसको हम सिंड्रोम कहते हैं, है ना। तो अलग तरीके के सिंड्रोम है जिसको हम जान लेते हैं, जल्दी से जानेंगे। देखिए होता क्या है, सबसे पहला क्या है कि आप टर्नर सिंड्रोम क्या जानेंगे, टर्नर टर्नर सिंड्रोम। इसमें होता क्या है, ये स्पेशली होता है सिर्फ फीमेल को, है ना। फीमेल को ही क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स डबल एक्स मिल रहा है ना, तभी तो सेक्स का निर्माण हो रहा है, और वो सेक्स क्या हो रहा है, फीमेल फीमेल बन रहा है। लेकिन इसमें होता क्या है कि एक एक्स गायब हो गया, है ना। तो जो ये 46 होना चाहिए, ये हो गया सिर्फ क्या 45, है ना, 45 हो गया। और टर्नर सिंड्रोम जो है कि फीमेल में देखने को मिलता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, जिसको हम कहते हैं क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लीने, ये नाम याद रखना पड़ेगा आपको, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। इसमें देखो होता क्या है, क्लीनेफेल्टर जो सिंड्रोम है उसमें ये वाई है ना, ये वाई है, एक और वाई पता नहीं कैसे आके जुड़ जाता है, तो एक और वाई जुड़ गया, तो ये जो है अपना किस में होगा, मेल में ही होगा ना, क्योंकि वाई मेल के रिस्पॉन्सिबल, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेल में होता है। और इसमें 46, देखिए एक्स एक्स है, एक्स वाई रहता तो 46 होता, लेकिन और एक और वाई आके जुड़ गया, तो यहाँ पे 47 क्रोमोसोम्स होते हैं, और यहाँ पे क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम सिंड्रोम हो जाता है, और ये सिर्फ मेल में होता है। ठीक है, एक और जो है अपना सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम। क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है, इसमें भी क्रोमोसोम्स की जो संख्या है वो किस में हो जाती है, 47 हो जाती है। ठीक है, और ये मेल और फीमेल दोनों में होता है, मतलब कि या तो यहाँ पे क्या हो जाए, एक्स एक्स वाई हो जाए, या फिर एक्स वाई वाई हो जाता है ना। तो ये दोनों में हो सकता है, इसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और इस केस में जो है कि क्या होता है, शरीर जो है बेडोल हो जाता है। आपने देखा होगा कि इनको हम स्पेशल चाइल्ड भी कहते हैं, कि शरीर बेडोल मतलब ऐसे झुक के चल रहे हैं, पैर नहीं अच्छे से पड़ पा रहा है ना, होठ एकदम मोटे से मोटे हो रहे हैं। अच्छा, होठ मोटे वाले तो अलग से है अपना सिंड्रोम, उसको मैं बताऊंगी। मतलब इसमें शरीर क्या हो जाता है, बेडोल शरीर हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। एक और समझ लीजिए जिसको हम क्या कहते हैं, पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, पटाउ सिंड्रोम में भी क्या होता है कि इसमें भी एक जो है कि सेक्स हार्मोन एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब 47। और ये भी जो है अपना मेल और फीमेल, मेल प्लस फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें जो है कि बाझपन देखा जाता है। ठीक है, बाझपन, बाझपन का मतलब समझ रहे होंगे ना आप, मतलब बेबी का बर्थ नहीं हो पाता है, जिसको भी ये पटाउ सिंड्रोम हो जाए। और इसमें होठ जो है कि अजीब से होठ होते हैं। अच्छा, होठ लिखते हैं उसको, ठीक है, समझ लीजिए इतना। तो देखिए इसको आप याद कैसे करेंगे, इसके लिए देखिए कि सारी चीजें याद करना है तो 1 मिनट में याद करा दूंगी। ध्यान सुनिए कि घर में ज्यादा टर टर कौन करता है, माता जी करती है ना, माता जी क्या है, फीमेल है ना। यानी कि टर्नर सिंड्रोम जो है किसको होगा, फीमेल को होगा। ठीक है, लेकिन जब माता जी टर्नर जब टर टर करती है, तो उसको कंट्रोल क्लीन अप कौन करता है, क्लीन अप कौन करता है, पिताजी, यानी कि जो अपने मेल है। तो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम किसको होगा, मेल को होगा, है ना। तो ये सारा जो है कि मामला सेट हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, मम्मी डाउन हो जाती है। जब उनको क्लीन कर दिया जाता है तो मम्मी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती हैं, और पापा ने उसमें सहायता किया है। तो डाउन सिंड्रोम किसमें होगा, मम्मी और पापा दोनों में हो सकता है। तो डाउन सिंड्रोम बेडोल शरीर। ठीक है, और जब डाउन सिंड्रोम हो जाता है तो फिर लास्ट में मम्मी क्या हो जाती है, पट जाती है, मान जाती हैं। तो पटाउ सिंड्रोम में भी तो मम्मी ही नहीं पटती हैं, पापा भी पड़ जाते हैं, यानी कि मम्मी पापा दोनों में, मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पटाउ सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो याद करने का ये सिर्फ तरीका था। तो आज की क्लास आप लोग को, हाँ एक चीज अब आपको जो है कि बताना है कि आपको जैसे देखिए होमवर्क में क्या लिखना है, कि आपको सबसे पहले सेल डिवीजन के टाइप्स लिख देना है ना, सेल डिवीजन के टाइप्स लिखना है, और कितने सिंड्रोम्स, है ना, सिंड्रोम्स जो बताया मैंने उसको लिख देना है। प्लस आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि
कितने लोग चाहते हैं कि क्लास क्या हो, लाइव हो, तो उसमें आप लिख दीजिए कि लाइव क्लास। तो क्लास जो है कि लाइव में शुरू करना चाह रही हूँ, है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और इसको लाइव क्लास जो है कि शुरू किया जाए। दूसरी बात ये है कि जब आप चैनल पे जाएँगे, तो चैनल पे देखिए सबसे पहले तो क्या होता है, वीडियो का ऐसे जब आप मेन चैनल पे जाते हैं, तो वीडियो लिख के आता है ना? वीडियो लिख के आता है, उसके बाद से शॉर्ट्स लिख के आता है, उसके बाद से पोस्ट लिख के आता है ना, पोस्ट। तो उस पोस्ट पर जाएँ और उस पे मैं डेली ना एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस डाल रही हूँ, ढेर सारे क्वेश्चंस डाल रही हूँ, है ना। तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। अगर आप क्लास अच्छे से करेंगे ना, तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो आप पोस्ट पे, चैनल के पोस्ट पर जाएँ और उसमें जो मैंने एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन डाले हैं, उसको क्या करना है, आपको बस टिक करना है। तो आप और सही आंसर है कि गलत आंसर है, वो भी आपको वहीं तुरंत ही पता चल जाएगा। तो सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, आपको एमसीक्यूज भी डेली सॉल्व करना है, और डेली एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा कि तैयारी एकदम बेहतर हो जाएगी। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।